नमस्कार, ओंकार न्यूज में आपका स्वागत है। विश्व परिवेश परिवर्तन में आज चर्चा होगी। यूक्रेन का वजूद खतरे में। रूस ने कहा मिट जाएगा यूक्रेन का वजूद। सीधा मतलब है तीसरा विश्व युद्ध। विश्व युद्ध में आगे रूस ने आरोप लगाया है कि अमेरिका यूक्रेन को परमाणु हथियार देने के फिराक में है, जिसका गंभीर परिणाम होगा। महान लेखक एवं क्रांतिकारी मैक्सिम गोर्की ने भी उद्देश्य पूर्ति के लिए रक्तमयी क्रांति का जायज ठहराया। पश्चिमी देश में मीडिया का जो आज हाल है, डबल स्टैंडर्ड, उसको आप देख ही रहे हैं। देश में मीडिया का डबल स्टैंडर्ड इस तरह है कि आज रसिया पे और सभी तरह के पाबंदी लगाए, चाहे वह फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इंटरनेट हो, वह वर्ल्ड मीडिया हो, कोई भी रसिया के सपोर्ट में नहीं है। यहां तक कि रसिया अपना एक भी पब्लिक को मीडिया के माध्यम से कोई नहीं दिखा सकता है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आगे देखेंगे। अभी हम चर्चा करते हैं कि इस युद्ध में हमारी चर्चा के लिए साथ हैं केशवनाथ जी, विदेश मामले के जानकार, सत्येंद्र चौरसिया जी जो पॉलिटिकल मामले के जानकार हैं। दोनों को जोड़कर देखेंगे विदेश मामला और पॉलिटिकल मामला क्या रहता है। और विवेक जी, आप बताना चाहेंगे कि क्या इस विश्व का युद्ध तीसरा विश्व युद्ध मुहाने पे खड़ा है, इसको कैसे टाला जा सकता है? विवेक जी। देखिए सर, मैं यही बोलना चाहूंगा कि इसके पहले हमें दोनों की पृष्ठभूमि को समझना होगा। पहले हमें पृष्ठभूमि आपकी रूस की भी देखनी होगी और यूक्रेन की भी देखनी होगी। कि हमें एक पक्ष जब देखना पड़ता है कि जब हम रूस की देखते हैं इतिहास को, तो लगता है कि कहीं ना कहीं रूस सही है। जब यूक्रेन का पक्ष देखते हैं तो यूक्रेन सही लगता है। और हमें लग रहा है ये दोनों का युद्ध नहीं है, कहीं ना कहीं ये तीसरा है जो आपका ये विश्व शक्ति है, वो अमेरिका है। अमेरिका और रूस का है, एक युद्ध आपस का युद्ध है, और ये कहीं ना कहीं यूक्रेन इसके बीच में फंस गया है। इसका एक ही बस रीजन है कि यूक्रेन का जो यूरोप कंट्रियों का एक नाटो एक संगठन है, ये इसकी जो ओपन डोर, मतलब ये है कि कोई भी देश आने के लिए स्वागत है। ये 2018 में केशवनाथ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि रूस ने यह खुले तौर पर कह दिया है कि मिट जाएगा यूक्रेन, इसका क्या अर्थ है? क्या यह न्यूक्लियर पावर यूज करने के लिए तैयार है? धन्यवाद सर। सर, रसिया ने जो अभी बोला है, कल का जो पुतिन साहब का जो वक्तव्य है कि मिट जाएगा यूक्रेन, इसका मतलब इन्होंने ऐसा क्यों बोला? इसका कारण ये है कि जो पश्चिमी कंट्रीज हैं, खास करके अमेरिका और जो उसका सैनिक संगठन नाटो है, वो पीछे से क्या कहते हैं, सप्लाई कर रहा है, आर्म्स सप्लाई कर रहा है। और जिसके कारण, और ये भी है कि कर रहे हैं कि भाई, ये यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो कर रहे हैं कि भाई नो फ्लाइंग जोन करो जी। और इस कारण से वो और पुतिन साहब और गुस्से में आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि यदि नो फ्लाइंग जोन हुआ और यदि पश्चिमी कंट्रीज, अमेरिका और उसके संगठन नाटो ने ये बंद नहीं किया आर्म्स देना और सहायता करना यूक्रेन को, तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि थर्ड वर्ल्ड वार हो और हम उसमें अपना न्यूक्लियर जो वेपन है उसका उपयोग करें। सत्येंद्र जी, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आधार पे इस प्रतिबंध से भारत पर कितना असर पड़ेगा? तेल का बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ गया, गेहूं का कॉस्ट बढ़ गया, रसिया से हमारा आयात निर्यात पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है भारत पर। इससे हमें टूल और टेक्निकल जो भी वहां से सामान आयात होते थे वो भी बंद है, वो सब महंगे हो जाएंगे। माइनिंग क्षेत्र में रसिया से आयात होता था वो बंद है। तो ये जितने भी भारत के औद्योगिक इंस्टीट्यूशन हैं उनका मानना है कि यह भारत पर सीधा असर पड़ेगा। आप कैसे देखते हैं इस युद्ध को? जी धन्यवाद सर। देखिए सर, जब भी युद्ध होता है तो हर कोई देश उससे मतलब प्रभावित होता ही है। अभी इस समय रसिया और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध चल रहा है,
देखिए एक बात है कि जब भी किसी देश का जो कोई भी लीडर है स्ट्रांग मैन बन के जब भी आता है तो उसका थ्योरी यही रहता है कि अपने टेरिटरी का एक्सपेंशन करें। साहब आए हैं 2019 में, इन्होंने एक संविधान में एक संशोधन करके ये कहा कि हम 2036 तक सत्ता में पावर में बने रहेंगे। जी एक मतलब ऑटोक्रेट टाइप के बने रसिया में एक सत्ता में बने हुए हैं। उस चीज का इस्तेमाल करके इन्होंने रसिया का जो यूएसएसआर पहले था उसको फिर से संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने आप में हास्यास्पद दिखता है, ऐसा होना तो संभव दिखता नहीं है, क्योंकि यूएसएसआर से बहुत सारे देश जो टूटे थे वो उसमें से काफी सारे देश तो नाटो में सम्मिलित हो लगता गए। है इंटरनेट डाउन हो रहा है, आपका आवाज बार बार कट रहा है सत्येंद्र जी। मैं केशवनाथ पे चलता हूँ। केशवनाथ जी, आज जी मीडिया पूरी तरह से घिर चुका है रसिया। एक भी ऐसे तो रसिया ने ये कहा है कि वार संबंधित कोई भी खबर अगर दिखाया जाता है तो उससे हम दूरी बनाए रखें, पर ये जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ना तो फेसबुक, ना तो गूगल, ना तो व्हाट्सएप, ना तो सोशल मीडिया, ना इंटरनेट मीडिया, ना जितने भी माध्यम हैं मीडिया के, उन सब में रसिया अपने लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। सर, उसका कारण है कि ये जितने सोशल साइट्स आपने गिनाया है इस सब पे कहीं न कहीं अधिकार अमेरिका का है और ये अमेरिका की कंपनियां हैं। और रसिया अमेरिका के कुछ कंपनियों पे फेसबुक पे उन्होंने बैन भी लगाया है। और जहां तक मीडिया की बात है तो सर, मीडिया शुरू से ही कहा जाता है कि जो भी पैसे वाले हैं उनके पक्ष में ही वो फैसला सुनाता है और वही खबर दिखाता है जो जो उनके पक्ष में होता है। इसलिए ये कोई इसमें कोई संशय की बात है ही नहीं, वो तो मीडिया करेगा ही और वो वही दिखाएगा। विवेक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज यूक्रेन में ऐसा स्थिति है कि भारत का झंडा अगर लपेट कर चले वहां या झंडा लेकर चले तो यूक्रेन की जनता और वहां की सेना और रसिया की सेना, वो दोनों भारत को छूट दे रहा है। इस स्थिति में आप किस तरह देखते हैं, जैसे बाहर दूसरे देश भी, पाकिस्तान हो या अन्य देश भी, ये भारत को झंडा पर लेकर निकल जाते हैं और कुछ जरूरत की चीजें लेकर फिर वापस भी आ जाते हैं। तो इस तरह से आज भारत का जो क्रेडिबिलिटी है या इसको कह सकते हैं विश्व में स्थान है, इसको कैसे आप देखते हैं? ये सर क्या है कि इससे भारत की कहीं ना कहीं इससे भारत की छवि अच्छी हुई है। और ये भी हमें देखना होगा कि दोनों देशों के, यूक्रेन और रूस है, दोनों देशों से भारत के संबंध अच्छे हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख भी रहा है कि वहाँ के हमारे स्टूडेंट है या कोई परिवार फंसा हुआ है, वो झंडा लेके चलते हैं। तो रूस की सेना भी है, यूक्रेन से की भी वहाँ की सेना है। दोनों 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 सेनाएं सपोर्ट कर रही है और कहीं ना कहीं उन दोनों को मदद मिल रही है। सत्येंद्र जी, पर्यावरण पे क्या पर्यावरणविद सब चुप बैठे हुए हैं? क्या इनका निगाह नहीं गया ये तीसरे विश्व युद्ध पर? जी सर, पर्यावरण के साथ साथ अभी देखिए कोरोना का भी मैटर काफी शांत हो गया है। नहीं, पिछले 2 महीने में काफी सारा चर्चा चल रहा था कोरोना का और इन्वायरमेंट का, उस सब बातों पे अभी चुप्पी सब लोग साध लिए। तो युद्ध से तो काफी पर्यावरण को नुकसान होता ही है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो। केशवनाथ जी, जिस तरह यूक्रेन का पूरे शहर, जितने भी शहर पे कब्जा हुआ है, उससे लगभग 75% लोग दूसरे देश में जाकर, पोलैंड हो या नियरेस्ट जो भी जहां है, वो लोग सब अपना अपना या पश्चिमी यूक्रेन में चले गए हो, तो सारा पॉपुलेशन निकल गया हो उस शहर से। आज वहां का क्या स्थिति है? मान लीजिए उस शहर में अगर जू है, जो पालतू जानवर हैं या जिनको रखा गया है, डेयरी है, ये सब का क्या स्थिति होगा जब लोग नहीं है तो बम बरसाए जा रहे हैं, उसमें इसका क्या स्थिति होगा? मान लो जानवर का तो कोई पकड़ के ले नहीं जा रहा साथ में। सर, कहा जाता है कि जब पर्यावरण प्रदूषित होता है तो उसका प्रभाव सिर्फ मनुष्य पे नहीं बल्कि और जो जीव जंतु और भी जो प्राणी हैं, जंगल के हों, जल के हों, वो लोग भी प्रभावित होते हैं। आज इतना एटम बम आज जो भी बम बरसाए जा रहे हैं, जो मिसाइल्स दागे जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है।
और जो भी की स्टोन प्रजातियां हैं, जंगल के हों, समुद्र के हों, वो लोग मर रहे हैं, जिसके कारण ये जो डाइवर्सिटी है, जो पर्यावरण डाइवर्सिटी है, ये भी प्रदूषित हो रहा है। और आपने कहा कि जो जीव जंतु हैं, जब यहाँ के लोग दूसरे शहर में शरण लेने के लिए चले गए, तो इस पर तो उनका प्रभाव पड़ेगा ही, उनको केयर करने वाला कोई नहीं है। एक तो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जिस पर्यावरण में वो रह रहे हैं उसका अलग प्रदूषण हो रहा है, उसका अलग प्रभाव पड़ रहा है, प्लस उनका जो केयर टेकर है, जो मनुष्य है, वो भी उनके साथ नहीं है, वो भी दूर जा रहा है। और जहां तक रसिया का स्टैंड है, तो सर रसिया नहीं चाह रहा है, रसिया की ऐसी मंशा नहीं है कि वो वहां के लोगों पे वो अटैक करे, वो नहीं चाह रहा है। आज देखिए, कल और आज भी उन्होंने सीज फायर किया है कि लोग निकल जाएं। उनका है कि वो जो मनवाना चाहते हैं, जो उनका ऑब्जेक्टिव है, जो मोटिव है, जो कंसर्न है, जो चाहते हैं वो यूक्रेन से करवाना, उसे वो चाहते हैं। उनका और बात क्या है कि बहुत सारे रूस मूल के लोग यूक्रेन में रहते हैं जी। और उनका कहना है कि ये तो हमारे लोग हैं, ये तो एक समय यूएसएसआर के पार्ट थे, हम अपने लोग को क्यों मारेंगे जी। तो उनका ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, उनका ऑब्जेक्टिव है रसिया यूक्रेन को नाटो में जाने से रोकना, वो तटस्थ देश रहे, ये कंसर्न है। जो अभी बैठक हुई है 2-3, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा है यूक्रेन के सामने, तो उसमें एक प्रस्ताव है कि रूस तटस्थ देश रहे, दूसरा प्रस्ताव है कि वो क्रीमिया को लेकर वो हमें समर्थन दे कि हाँ वो क्रीमिया मेरा है, और तीसरा है कि जो 2 शहर उन्होंने जो स्वतंत्र करवाया है उसको स्वायत्तता दिया जाए। तो इस पर यूक्रेन ने डिनाई कर लिया, वो डिफाई कर दिया कि भाई नहीं, हम नहीं मान सकते हैं। लेकिन यूक्रेन कोई अपना प्रस्ताव भी नहीं रख रहा, वो सीधे बोल रहा है कि जब तक आप डिमिलिटराइज नहीं कर रहे हैं, सेना वापस नहीं, सीज फायर नहीं करें, तब तक हम बात ही नहीं करेंगे। तो इससे समाधान नहीं निकल सकता है। समाधान के लिए कुछ ना कुछ दोनों को छोड़ना पड़ेगा, तभी समाधान निकल सकता है। सत्येंद्र जी देखिए सर, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहते हैं। रसिया का सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टैंड नहीं है कि नाटो में होना है, उसका स्टैंड ये भी है कि कहीं ना कहीं उसको वहां यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन करके एक अपना पपेट बैठाना चाहता है, जैसे बेलारूस में उसका पपेट है। जैसे जेलेंस्की के पहले एक यांकोविच थे सत्ता में, उन्होंने प्रो रशियन काफी सारा अप्रोच अपनाया था, जिसके वजह से 2014 में क्राइमिया का युद्ध हुआ था, उसको क्राइमिया को एनेक्स किया पहले रसिया जी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं क्राइमिया के लोग जो है वहां देखा जाता है, तो वहां के लोग रसिया के खिलाफ हमेशा रहते हैं। तो उस चीज को देखिए, दबाव डाल के ऐसा बनाया जा रहा है कि क्राइमिया के लोग यूएसएसआर मतलब रसिया को सब मान लें कि हम वो रसिया के पार्ट हैं। उस चीज को देखिए, यूक्रेन अभी मानने को तैयार नहीं है। एक जबरदस्ती एक इस तरीके के युद्ध के द्वारा ऐसे बुलवाया जा रहा है यूक्रेन से कि आप मान जाओ पहले कि नाटो में नहीं जाएंगे, और दूसरी बात कि आप हमेशा मतलब आप सत्ता परिवर्तन कर लो और हमारा एक अपना पपेट बैठाने दो वहां पे। तो ये सब चीजें तो मानने से इनकार कर रहा है यूक्रेन जी। विवेक जी, आपसे जानना चाहेंगे, इंडिया में भी सिलेबस में अमेरिका का इतिहास पढ़ाया जाता है। अमेरिका के इतिहास में एक पक्ष ये नहीं जुड़ना चाहिए कि हम लोग मतलब ये देख रहे हैं आज की परिप्रेक्ष्य में, ये क्रॉस कंटेम्परेरी हिस्ट्री में जोड़ना चाहिए कि किस तरह एक दूसरे देश को उसके ऊपर वो बम गिरवा दे, इसके ऊपर क्या ये इतिहास का भाग नहीं होना चाहिए क्या विवेक जी? ये तो कहना सुक्ति ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये सब नहीं पढ़ाया जाता है। इतिहास हमेशा एक बड़े देश से होता है, उसी के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। अब ऐसे लिखा नहीं जा सकता कि हाँ ये इससे कहना बिल्कुल नहीं होगा कि हम बच सकते हैं कि अमेरिका ने नहीं किया है। अमेरिका की चाहे अफगानिस्तान नीति हो, चाहे वहाँ की आपका उसमें देखा जाए कोरिया में भी यही हुआ था, यही अफगानिस्तान में हुआ, यही जॉर्जिया में हुआ, यही इराक में हुआ, यही है यहाँ हो रहा है। हम समर्थन देंगे, सेना नहीं भेजेंगे। भाई ये क्या है, आप सेना नहीं भेज रहे हो, आप आर्म्स भेज रहे हो, कहीं ना कहीं ये इसका तो भाई इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा ना। आप आर्म्स भेज रहे हो, सेना नहीं भेज रहे हो। जेलेंस्की का क्या स्टेटमेंट है? जेलेंस्की कह रहा है मुझे जहाज मत दो जिस पर मैं सवारी करूं, मुझे सुरक्षा दो। देखिए जी, जब भी युद्ध हुआ है, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो चाहे सेकेंड वर्ल्ड वार हो इतिहास में, उसमें अमेरिका का ट्रेड काफी सारा मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है। अभी देखिए इस समय जो है रसिया के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लग गए हैं,
जितने गैस का सप्लाई थी यूरोप में रसिया सप्लाई करता था, उसका एक दूसरा देखा जाए तो इसमें अमेरिका जो है अपना सप्लाई बढ़ा दिया है गैस का, जी। कहीं ना कहीं अपना सारे जो ट्रेड भी बढ़ा रहा है उन्होंने तेल रखा है सब अब बिकेगा, उनका हथियार बिकेगा, तेल बिजनेस एक जो उनका ओपन बिजनेस नहीं था, अब वो ओपन बिजनेस खुल गया है। विवेक मैं ये जानना चाहूंगा केशवनाथ जी, ये आज के इतिहासकार भी क्या खुश करने के लिए ही इतिहास रची जाती है या लिखी जाती है? सर हाँ, ये तो हमेशा से रहा है कि इतिहास लिखा जाता है बड़े लोगों के पक्ष में, लेकिन ये पूरी तरह से हम नहीं कह सकते हैं कि इतिहास क्या कहते हैं पक्ष लेकर ही लिखा जाता है। इतिहास में निरपेक्षता का भी अंश रहता है, इसलिए ये कहना पूरी तरह सत्य नहीं। सत्येंद्र जी, मैं एक चीज पूरा देख रहा हूँ विश्व परिप्रेक्ष्य में कि जितने भी युद्ध होते हैं बहुत ज्यादा पड़ोसी देश में इसका असर पड़ता है। भारत में भी उस तरह से असर पड़ने दिखना शुरू हो गया है। अभी तो मान लीजिए अब चुनाव है, इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है। चुनाव के बाद ऐसा लोगों का मानना है कि जरूर असर पड़ रहा है और लोगों को खाद्य अन्न और अन्न सब पर, मतलब खाद्यान्न हो या पाट पुर्जे हो, जितना भी वहां से आयात होता था, तो क्या आप देखते हैं कि इसका असर अमेरिका और भारत पर भी असर पड़ेगा? देखिए सर, अमेरिका पे तो नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया पे इसका काफी सारा असर पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में दूसरे नंबर पे जो है रसिया तेल का उत्पादन करता है, और सऊदी अरबिया के बाद जो है रसिया से ही इंपोर्ट ज्यादा इंडिया करता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्रूड ऑयल का देखिए अभी कल का रेट है $111 प्रति बैरल हो गया है, तो उस चीज का इम्पेक्ट तो इंडिया पे पड़ेगा ही। क्रूड ऑयल से हर चीजें जुड़ी हुई है, चाहे व्यापार हो, हर चीज जुड़ा हुआ है, तो उसका असर कहीं ना कहीं इंडिया में दिखेगा। क्योंकि अगर ये युद्ध जी लंबा देर तक जी अगर ये बोलिए युद्ध बोलिए। लंबा देर तक अगर युद्ध देर तक खींच गया तो इंडिया पे काफी सारा दबाव भी बढ़ सकता है कि आखिर केशवनाथ इंडिया जी, किस पक्ष में 11वां दिन झुक है रहा है। युद्ध का, अभी तक जी सर। निर्णय नहीं हो पाया। ये आप बताइए कि पहला दिन जोड़ का था या आज 11वां दिन जोड़ का है? सर न तो पहला दिन जोड़ का था न 11वां दिन जोड़ का है, क्योंकि अभी तक रसिया का जो ऑब्जेक्टिव है, जो मोटिव है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। रसिया का रसिया ने हमला इसलिए नहीं किया था कि उसको अपना हड़पने की उसकी मंशा नहीं है। उसकी मंशा है उसको नाटो से दूर करना। और जो उन्होंने कहा है, अब ये बात कितना गलत है कितना सही है पता नहीं, जो मीडिया दिखा रहा है कि यूक्रेन वहां पे एटम बम बनाने का प्रयास कर रहा है। और अमेरिका का तो पहले से रहा है, वो तो हमेशा देखता है कि जो उसका दुश्मन है तो दुश्मन के दुश्मन को वो हमेशा एटम बम देते रहता है, और उसकी टेक्नोलॉजी भी देता है। तो ये सब बात है। तो रसिया का जो मोटिव है वो जब तक पूरा नहीं होगा तो वो नहीं कर सकता है। और बात क्या देखिए, है कि केशव बात है भाई कि की बात से हम इसलिए सहमत नहीं है क्योंकि परमाणु अप्रसार संधि में यूक्रेन ने हस्ताक्षर किया हुआ है, वो वहां पर न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता है। हाँ, किसी दूसरे रास्ते से ये आ रहा है मीडिया खबर, यदि अमेरिका उसे देता है तो एक विश्व युद्ध का एक आगाज होगा। ये अभी तो नहीं कहा जाता कि वो न्यूक्लियर बम बना रहा है, ना ऐसी स्थिति में कि वो न्यूक्लियर बम बना सकता नहीं, है। मैंने ऐसा नहीं कहा बना रहा है, मैंने कहा कि मीडिया में खबर चल रहा है। जी नहीं, मैंने वो ऐसा कभी नहीं कहा कि बना रहा है। ये चीजें देखिए, ये माध्यम मीडिया सर ही होता है, लेकिन वो खबर सुनिए, सच हो जाती है। आप एक ये चीज जो बताइए, ये जो अमेरिका ने पहले प्रोपोगेंडा ही युद्ध फैलाया का। जा रहा है जी सर, ये जो प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है, रसिया ने कहा ऐसा, तो रसिया तो कहेगा ही क्योंकि उसका विरोधी है। वो तो कुछ ना कुछ अपना कुछ ना कुछ बात तो रखेगा ना, जिसके कारण वो हमला किया है, ताकि उसको सही साबित कर सके कि हाँ इस आधार पे हमने हमला किया। हाँ, ये ये तो एक प्रोपोगेंडा का आपदा खेल है। जरूर देखिए सर, एक आपदा इसमें जरूर रसिया आगाज रसिया हो रहा है क्योंकि विवेक जी, आप खत्म करिए अपनी बात। विवेक जी आप ए, बोलिए। ए, एक 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 हाँ हाँ जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि रूस ने जो अपना बम गिराया है वो कहीं न्यूक्लियर जो एनर्जी
जो बनती है वहां पर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर ये बम गिरा है, वो कहीं ना कहीं वहाँ आग लगी है, अभी तक काबू नहीं पाया गया है। ये ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है जो यूरोप का को भी विध्वंस कर सकता है। कहीं ना कहीं ये कहीं ऐसा खतरा लग रहा है कि किसी भी युद्ध की ओर जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो ये इसका प्रभाव अमेरिका ही नहीं पूरे विश्व पर पड़ेगा, भारत पर भी पड़ेगा। भारत पर इसका अभी भी पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम बताया है अभी सचिन भाई ने कि हम 50% उससे आयात करते हैं रूस से। इसका प्रभाव हमारी सीधी सीधी हमारे घरेलू वस्तुओं पर पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोलियम से ही ज्यादातर हमारे यहाँ इंडस्ट्री से सारे उत्पादन होते हैं। कहीं ना कहीं हमारी सीधे जी एक गरीब आदमी के पॉकेट पर जाएगा सर इसका। जी जी सत्यन जी। सर इसमें जी रसिया ने जितने हल्के में यूक्रेन को लेकर अटैक किया था, जी कहीं ना कहीं उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, क्योंकि आज युद्ध का 11वां दिन है। 11वां दिन है जी। उसको लग रहा था कि 2 या 3 दिन में पूरे यूक्रेन को मैं एनेक्स कर लूंगा। उस चीज पे जो जी। है अभी तक देखिए प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो युद्ध अगर लंबा खींचेगा तो इसमें लगभग बहुत देशों को नुकसान होने वाला है। नहीं, आर्थिक नुकसान के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि देखिए मान लीजिए आदमी तो निकल गया, कोई ना कोई व्यवस्था कर लेगा, लेकिन वहां का जीव जंतु वन्य प्राणी ये सारे सब कहाँ क्या व्यवस्था होगी उनकी भाई? खाने पीने, अच्छा उतना ही नहीं, तबाह हो गया, शहर का शहर तबाह हो गया। कहाँ यूक्रेन कहाँ है आज के परिप्रेक्ष्य में? रसिया को क्या इस तरह का हमले से रसिया उबर पाएगा? तो यूक्रेन उबर जी पाएगा? सर जी जी सर, पुतिन ने देखिए 3 झूठ के सहारे रसिया यूक्रेन पे अटैक किया था। देखा जाए तो उन्होंने कहा कि देखिए पहले तो उन्होंने ये क्या कि हम रसिया में जो यूक्रेन में जो है काफी सारा नाजिफिकेशन बढ़ गया है, उसको कम करना चाहते हैं और यूक्रेन में जो है विसैन्यकरण करना चाहते हैं। और ये उन्होंने कहा कि देखिए यूक्रेन के शासक जो है जो रशियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उनके साथ जिनोसाइड कर रहे हैं। तो इस चीज का भी कोई मतलब प्रूफ नहीं मिला है। देखा जाए तो 2014 से 2022 के बीच में पिछले 8 साल में यूक्रेन में काफी सारा डेमोक्रेसी है। देखा जाए तो इन्होंने 3 झूठ फॉल्स फ्लैग थ्योरी का इस्तेमाल करके अटैक जी किया जी है। बोलिए बोलिए सत्यन जी जी बोलिए। इन्होंने फॉल्स फ्लैग थ्योरी का इस्तेमाल किया है। क्या किया है कि पहले लोहांस्क और डोनेत्स्क में जो है वहां अपने लोगों को भेजा, वहां उन लोगों से कहा कि आप लोग बोलो कि हमारे साथ यूक्रेन में मतलब जीनोसाइड का वो किया जा रहा है और उस चीज का इस्तेमाल करके हम आप मतलब यूक्रेन पे अटैक करेंगे। इसी चीज का इस्तेमाल करके उन्होंने अटैक किया था। विवेक जी 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट वापस आ गए भारत में। क्या इसका मद्देनजर रखते हुए अब तो अंतिम फेज का कल चुनाव होने वाला है, इसमें क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि अमित शाह का स्टेटमेंट आया है, आज ही आया है। अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया है कि उनको बधाई दी है जीतने की। कहीं ना कहीं ये संदेश जाता है कि इसका प्रभाव तो पड़ेगा, ऑब्वियसली इसका प्रभाव पड़ेगा। हाँ एक बात और जरूर इसके जरूर मैं कहना चाहूंगा कि भारत को इसका जो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हो रहा है इसका आर्थिक प्रभाव तो पड़ेगा, शायद साथ कहीं ना कहीं नए अवसर भी प्रदान करेगा। भारत का नए अवसर प्रदान ये करेगा क्योंकि जो तुर्की है वो यूक्रेन रूस से 70% गेहूं का आयात करता है, और यही आयात यदि भारत इसका अवसर की फायदा उठाना चाहे तो भारत आयात अपना निर्यात कर सकता है, और ये भारत के लिए एक नया अवसर होगा, नया समीकरण बनेगा। छोटे शब्दों में केशवनाथ जी सब कुल मिलाकर इस युद्ध को कहां जाता देख रहे हैं आप? सर ये युद्ध को जहां तक हम समझते हैं लंबा खींचेगा, लेकिन इसको तत्काल भी समाप्त किया जा सकता है। कैसे समाप्त किया जा सकता है? तो जो भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ हो चाहे जो भी है, और प्लस अमेरिका जो अभी सैंक्शंस लगा रहा है, मेरा कहने का मतलब है कि जो भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो जो अभी सैंक्शन लगा रहे हैं, जो प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, तो वो क्यों ऐसा क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं, मेडिएशन का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? और इस मेडिएशन में कुछ चीजें रसिया को छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीजें यूक्रेन को छोड़ना पड़ेगा, एक कुछ पॉइंट पे आना पड़ेगा, तभी ही इस युद्ध का समाधान होगा। और शांति का कोई विकल्प नहीं होता। भगवान कृष्ण ने भी कहा था। विवेक जी भारत बार बार कह रहा है कि टेबल पे आइए, बातचीत से ही समझाया जा सकता है, टेबल पे आइए बातचीत से इसका
सॉल्यूशन निकाला जा सकता है? हाँ, भारत ने पहले दिन से लेके आज तक यही बात कह रहा है कि इस समझौते को, इस युद्ध को कूटनीति स्तर पर इसे सुलझाना चाहिए। क्वाड की भी अभी सम्मेलन हुआ है, वहां भी भारत ने इस बात को कहा है कि इसे कूटनीतिक और आपसी समझौते से ही सुलझाना चाहिए, क्योंकि भारत इस बात को अच्छे से जानता है, क्योंकि युद्ध किसी का समाधान नहीं हो सकता है। युद्ध से परिस्थितियां कभी अनुकूल नहीं हो सकती हैं। सत्येंद्र जी, लास्ट में आप क्या जी कहना सर। चाहेंगे? युद्ध को कितना दिन तक और चला रहे हैं? रसिया तो कहता है कि मैं 24 घंटे में यूक्रेन को मिटा दूंगा, लेकिन देखिए 11वां दिन है आज। जितना हल्के में रसिया लिया था यूक्रेन को, उतना हल्का उसको दिख नहीं रहा है कहीं न कहीं देखा जाए तो। और युद्ध की बात की जाए तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ समझौते से ही इसका समाधान निकल सकता है। भारत के पास भी ये प्रस्ताव जब आया तो उसके पास सिर्फ 4 ऑप्शन थे। या तो ये रसिया का सपोर्ट करता, या फिर वेस्ट का सपोर्ट करता, या फिर उस मुद्दे पे चुप रहता, या फिर अपना एक वोटिंग प्रोसेस से अलग हो जाता। तो भारत ने चौथा ऑप्शन चूज किया। चौथा ऑप्शन ही सबसे बेस्ट ऑप्शन था भारत के लिए। और अब उसमें क्या किया, वोटिंग से अलग हुआ और एक अलग से नोटिस जारी किया कि हमको इससे डीप कंसर्न है, हम युद्ध से जो है नाखुश हैं, और पुतिन को ये सब नहीं करना चाहिए, शांति से समझौता कर लेना चाहिए, कोई भी मुद्दा हो शांति से समझौता कर लेना चाहिए। आप सभी का आज इस प्रोग्राम में बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व परिवेश परिवर्तन में आज इतना ही। नमस्कार।